कर लिया है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसका स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करें नहीं करें। कोई होता बताने वाला तो बहुत अच्छा होता, बहुत ही मेरा ज़्यादा हेल्प हो जाता। A few moments later. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज का ये वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है भाई? क्योंकि आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट का कंप्लीट स्ट्रेटेजी या फिर गाइडेंस बताने वाली हूँ कि आप लोगों को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, किस तरीके से कवर करना है, कैसे कंप्लीट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट तो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिलने के कारण, सही स्ट्रेटेजी नहीं पता होने के कारण वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को ठीक तरह से कवर नहीं कर पाते। जैसे कि आप लोग इससे पहले वाले वीडियो पर देखे होंगे, एक एस्पिरेंट कितना ज्यादा दुखी था, रो रहा था कि भाई कोई गाइडेंस देने वाला मिल जाता, कोई स्ट्रेटेजी बताने वाला मिल जाता तो मेरा अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाता। अगर आप लोगों का भी ये डाउट होता है, अगर आप लोगों का भी ये प्रॉब्लम होता है, तो ये वीडियो को एकदम शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लीजिएगा, बिना स्किप किए। आप लोगों का जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज तो बनता है भाई, इतना मेहनत कर रहे हैं हम, इतना आप लोगों को मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं, तो एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट से जो हम लोगों का मेन टॉपिक है, जिस चीज से रिलेटेड हम ये वीडियो को बना रहे हैं, वो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक क्या है भाई? ऑप्शनल सब्जेक्ट का कंप्लीट स्ट्रेटेजी। देखिए फ्रेंड्स, हम टोटल आप लोगों को 5 पॉइंट्स बताएंगे, आप लोग एज अ 5 क्राइटेरिया समझ लीजिए। अगर वो पांचों क्राइटेरिया आप लोग एकदम फुलफिल करते हो, एकदम अच्छे तरीके से अपना 100% देते हो, तो आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कोई भी चिंता करने का दरकार नहीं है। आ रहा है बस समझ में? अब वो 5 पॉइंट क्या है, 5 क्राइटेरिया क्या है, क्या 5 क्राइटेरिया को आप लोगों को फुलफिल करना है, वो हम एक एक करके बताएंगे इन डिटेल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है उसको हम लोग देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि भाई हम लोग अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट को कब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट को हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ओ और एस। ओ से ऑप्शनल और एस से सब्जेक्ट। आ रहा है बस समझ में? क्योंकि बार बार ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट कितना लिखेंगे, इसलिए थोड़ा सा कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा, हमको भी, मेरा हाथ को भी थोड़ा राहत मिल जाएगा लिखने से। आ रहा है ना बस समझ में? व्हेन ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपरेशन स्टार्ट, मतलब कि आप लोगों को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो प्रिपरेशन है वो कब स्टार्ट करना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि क्या हम लोग जैसे ही यूपीएससी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही क्या पहला दिन से ही हम लोग अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दे? हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं, सबसे पहले आप लोगों को 5 से 6 महीना तक आप लोगों को सिर्फ अपना जीएस को पढ़ना है, अपना एनसीईआरटी को टाइम देना है, अपना न्यूज़पेपर को टाइम देना है। अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप लोगों को प्रिपरेशन करना नहीं स्टार्ट करना है। कब तक नहीं करना है? 5 से 6 महीना। बोलेंगे क्यों मैम, फर्स्ट महीना से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? हम लोग तो फर्स्ट महीना से ही स्टार्ट करेंगे। अरे भाई, इससे पहले आप लोग बैकग्राउंड तो समझ लीजिए कि हम क्या बोलना चाहते हैं। क्यों हम यहाँ पर 5 से 6 मंथ तक आप लोगों को बोले कि जीएस का ही प्रिपरेशन कीजिए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ना अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट शुरू में नहीं चूज कर पाते हैं। अगर वैसे स्टूडेंट अपना 5 से 6 महीना जीएस को पढ़ेंगे, मतलब कि हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है, जैसे ही अपना जीएस पेपर सबको पढ़ेंगे, सब्जेक्ट सबको पढ़ेंगे, तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि हमको कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। उन लोगों को अगर पता चल जाएगा तो वो सब्जेक्ट को वो चूज करके ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकता है। ये एक फायदा हो गया। और दूसरा एक फायदा ये होता है ना कि आप लोग अगर 5 से 6 महीना सिर्फ जीएस को अपना पढ़ते हो, जो भी सारे सब्जेक्ट है उसको पढ़ते हो ना, तो आप लोगों के अंदर थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाता है कि हम लोगों को किस तरह से अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है। और जो छोटा मोटा जो आप लोगों से मिस्टेक होता है ना, एकदम छोटा छोटा मिस्टेक, वो भी मिस्टेक होना बंद हो जाएगा। आप लोग ना पहले से ही सतर्क हो जाओगे कि भाई हम लोग जीएस का पेपर में, जीएस का सब्जेक्ट में ये मिस्टेक किए थे, हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट में ये छोटा मोटा मिस्टेक नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई हम बोले कि 5 से 6 महीना तक आप लोगों को सिर्फ अपना जो जीएस का पेपर है उसको देना है। एनसीईआरटी है, नहीं पढ़े हैं तो एनसीईआरटी का बुक को देना है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, डेली पढ़ते होंगे, तो न्यूज़पेपर को देना है। उसके बाद आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट को अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है।
लेकिन एक बात गौर है, आप लोगों के पास ये जो टाइम पीरियड है ना, ये चेंज हो सकता है। अगर किसी के पास 2 साल का टाइम है तो ये एक हम एवरेज टाइम बताएं कि भाई 5 से 6 महीना अपना जीएस को पढ़ना है। लेकिन अगर किसी के पास 2 साल से ज्यादा टाइम है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 3 साल टाइम है, 4 साल टाइम है, 5 साल टाइम है, तो उन लोगों का ये जो टाइम पीरियड है ना, ये चेंज हो सकता है। यहाँ पर टाइम पीरियड वो हो सकता है कि 1 साल अपने जीएस को दे दे, उसके बाद अपना ऑप्शनल का प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ये हो सकता है। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप लोग चेंज कर सकते हो। लेकिन आप लोगों के पास अगर मिनिमम टाइम है 2 साल का, तो एक एवरेज टाइम लेकर 5 से 6 महीना अपना जीएस को देना है। जो एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो तो उसको देना है, न्यूज़पेपर को देना है। देन उसके बाद आप लोगों को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट को प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, पहला पॉइंट। अब हम लोग आते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या करना है, टाइमिंग। क्या ध्यान देना है, टाइमिंग, कि भाई आप लोग अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम दोगे। देखिए, जैसे ही आप लोग अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे ना, तो कम से कम कितना हो रहा है, कम से कम 4 to 5 आवर्स तक आप लोगों को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट में टाइम देना पड़ेगा। कितना घंटा देना है, कम से कम 4 से 5 घंटा अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट को टाइम देना ही देना है। बाद बाकी जितना भी टाइम बच रहा है, चाहे आप लोग इसके अलावा और आप लोग 5 घंटा और पढ़ते हो, तो उसमें आप लोगों को अपना जीएस को दो, चाहे प्रीलिम्स का कोई भी सब्जेक्ट को दो, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट को दो, तो दे सकते हो। लेकिन ऑप्शनल का अगर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए तो आप लोगों को 4 से 5 घंटा का टाइम देना ही पड़ेगा। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई इतना ज्यादा क्यों हम लोग इसमें टाइम दे, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट ना बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और काफी ज्यादा नंबर भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का ही रहता है। 500 मार्क्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। दैट्स वाई हम लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा। कम टाइम दोगे ना तो हो सकता है कि आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट ठीक तरह से कवर ना हो पाए, क्योंकि एज कम्पेयर टू जो जीएस का सिलेबस होता है ना, ऑप्शनल पेपर का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट होता है। क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में ना आप लोगों को से डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा, एमएससी लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दैट्स वाई आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट में टाइमिंग जो हो वो 4 से 5 घंटा देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट में आते हैं। तीसरा पॉइंट में आता है कोचिंग। ये तो आप लोग नहीं समझ पाए होंगे। कोचिंग देखिए, जैसे ही आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हो ना, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हो, तो आप लोगों को ना एक बात गौर किए होंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। ऑनलाइन में या तो कोई बैच ले लेते हैं या फिर ऑफलाइन में कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक अलग सा बैच ही चलता है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का एक अलग सा आप लोगों को बैच लेना पड़ेगा, अगर आप लोग ऑनलाइन में भी ले रहे हो तो, और अगर ऑफलाइन में ले रहे हो तो वहां पर भी अलग से लेना पड़ेगा। तो जो आप लोग कोचिंग के द्वारा ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ते हो, जो टीचर नोट्स लिखवाते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं, तो वो भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो उसको इग्नोर नहीं करना है। क्या करना है, उसको इग्नोर करना नहीं है। जो कोचिंग के द्वारा नोट्स आप लोगों को लिखवाया जाता है, प्लस जो आप लोग सेल्फ नोट्स बनाते हो ना, वो सबको इग्नोर नहीं करना है। काफी ज्यादा हेल्प होता है आप लोगों को प्रिपरेशन में। चाहे कोई भी आप लोग सब्जेक्ट हो, कोचिंग का नोट्स हो जो टीचर पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ आप लोग जो सेल्फ नोट्स बना रहे हैं, वो काफी ज्यादा हेल्प होता है। आप लोगों का जैसे जैसे एग्जाम आते जाएगा ना, तो आप लोगों का नोट्स ही काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अब हम लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में क्या है, पीवाईक्यूज। जैसे ही आप लोग अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट को प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे ना, तो एक हाथ में आप लोगों को सिलेबस रहना चाहिए और एक हाथ में आप लोगों का पीवाईक्यूज रहना चाहिए, और बीच में आप लोगों का चाहे नोट्स हो, चाहे बुक हो, चाहे जिस भी चीज से आप लोग पढ़ रहे हो वो चीज होना चाहिए। क्योंकि सिलेबस आप लोगों को ये बताता है कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, लेकिन पीवाईक्यू आप लोगों को ये बताता है कि आप लोगों को सिलेबस में से भी कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तो कम से कम 5 से 6 साल पिछले वाला पीवाईक्यू देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट में ये क्लियरिफाई कर सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। कोचिंग के साथ साथ यहाँ पर और एक चीज हम लिखना भूल गए, बुक। बुक पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो ना, बहुत ही ज्यादा गलती कर रहे हो। क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हो। बुक पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बुक में इसे भी पता चल जाएगा पीवाईक्यू देखने के बाद कि बुक में भी कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। फिफ्थ पॉइंट में क्या करना है, आंसर राइटिंग। क्या करना है,
आंसर राइटिंग। देखिए बच्चा, जो भी आप लोग अपना जीएस के लिए आंसर राइटिंग करते हो, जो भी सारी चीजें करते हैं ना, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या मांगता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में ना जीएस पेपर से भी ज्यादा मेहनत मांगता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में जितना आप लोग पीवाईक्यू देखे हो, जितना आप लोग बुक पढ़े हो, जितना आप लोग मेहनत से पढ़े हो, उससे डबल मेहनत आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट में से ये जो सब्जेक्ट है ना, सबसे ज्यादा नंबर का है, 500 मार्क्स का है। मतलब कि बाकी सब्जेक्ट ना 250 मार्क्स के है, लेकिन ये अकेला एक सब्जेक्ट है जो कि 500 मार्क्स का है। अगर बाकी सारे सब्जेक्ट से ये सब्जेक्ट डबल नंबर का है, तो आप लोगों को भी बाकी सारे सब्जेक्ट में जितने भी मेहनत कर रहे हो, ये सब्जेक्ट में आप लोगों को डबल मेहनत करना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट में आप लोगों को एमएससी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है कि उससे भी ऊपर लेवल का क्वेश्चन पूछे, उसमें हम आप लोगों को नहीं बता सकते, लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि आप लोगों को एमएससी लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, देखिए हम एक बार समराइज कर दे रहे हैं, आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को जैसे ही ऑप्शनल सब्जेक्ट ये सोच रहे हो कि हम लोगों को क्या ऑप्शनल लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले 5 से 6 महीना आप लोग जीएस को पढ़ के देख लीजिए, पता चल जाएगा कि क्या ऑप्शनल लेना है। जैसे ही सोच लोगे कि हाँ हमको ऑप्शनल ये लेना है, उसके बाद आप लोगों को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट में 4 से 5 घंटा देना है। अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, नहीं करना है, वो देखिए। सबसे पहले आप लोगों को कोचिंग का जो नोट्स मिल रहा है, जो आप लोग खुद से नोट्स बना रहे हो, जो आप लोग बुक पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें काफी ज्यादा आप लोगों को नंबर गेन करने में हेल्प करेगा। 4th नंबर पे है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज देखोगे तभी पता चलेगा कि हम लोगों को कितना पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं है। 5th नंबर पे है आंसर राइटिंग। आप लोग चाहे जीएस का पेपर में कितना आंसर राइटिंग की हो, लेकिन ऑप्शनल का पेपर में आप लोगों को डबल मेहनत के साथ आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शनल का पेपर में आप लोगों का डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग जैसे ही आप लोग जीएस का पेपर में अपना आंसर को लिख रहे हो, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक एवरेज टाइप का आंसर को लिख रहे हो, लेकिन ऑप्शनल का पेपर में अगर आप लोग आंसर लिख रहे हो ना, तो उसमें एक अच्छा से ढंग का आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे कि लगना चाहिए कि भाई जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन का आंसर भी एकदम डीपली से दिया गया है, एकदम पूरा अच्छे तरीके से दिया गया है। उसका जो स्ट्रेटेजी है ना, जो हम अपने तरीके से पढ़ाई करते हैं, जो हम खुद फॉलो करते हैं, वो इसी चीज के ऊपर बेस है। हम भी अपना जो ऑप्शनल है ना, वैसे मेरे पास काफी ज्यादा टाइम था, इसीलिए हम 5 से 6 महीना के बाद नहीं, लगभग 1 साल के बाद अपना ऑप्शनल का प्रिपरेशन को स्टार्ट किए। उसके बाद हम अपना जो टाइमिंग है ना, वो 5 आवर्स देते हैं। देन उसके बाद जो कोचिंग हम बैच ज्वाइन किए हैं, उसका जो नोट्स मिलता है, फिर हम जो खुद से ही नोट्स बनाते हैं, साथ ही साथ जो बुक पढ़ते हैं ना, वो भी मेरा काफी ज्यादा हेल्प करता है कोई भी आंसर लिखने में, कोई भी चीज को सोचने में, एक चीज से दूसरे चीज को इंटरलिंक करने में। और हम लोगों को ना करंट अफेयर्स भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे ऑप्शनल होते हैं ना कि जिसमें ना करंट अफेयर्स का भी काफी ज्यादा रोल होता है। तो कोचिंग का हो गया। फिर 4th नंबर में हम पीवाईक्यू भी देखते हैं। पीवाईक्यू देखने के बाद हम लोगों को ये समझ में आता है कि क्या हम लोगों का इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। 5th नंबर पे आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आंसर राइटिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए काफी ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू जीएस पेपर। अगर आप लोग कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का आंसर अगर ढंग से लिखने सीख रहे हो ना, अच्छा से लिख ले रहे हो, तो आप लोगों को जीएस पेपर के लिए चिंता करने का दरकार नहीं है। क्योंकि अगर टॉप लेवल का अगर आप लोग कोई भी चीज को सीख लेते हो, तो जो बेस लेवल का काम होता है वो आप लोग आसानी से कर लोगे। तो टॉप लेवल का सब्जेक्ट क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। और बेस लेवल का या मीडियम लेवल का या एवरेज लेवल का सब्जेक्ट क्या है, जो जीएस में का पेपर में है। जीएस के पेपर में चाहे जो भी सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट में से ही अगर कोई चूज करता है, तो उसका एक थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट में। तो यही है आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट का कंप्लीट स्ट्रेटेजी गाइड, कि आप लोगों को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है। आ रहा है बस समझ में कि कब स्टार्ट करना है, कितना टाइम देना है, नोट्स को इग्नोर करना है या नोट्स को भी देखना है, पीवाईक्यू को भी देखना है, प्लस आंसर राइटिंग भी करना है। ऐसा नहीं कि जीएस का पेपर में आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हो और सोच रहे हो कि उसी लेवल का आंसर भी हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट में लिख देंगे, बिल्कुल नहीं। जीएस का पेपर में जितना भी आप लोग लेवल का क्वेश्चन लिखते हो ना, उसका कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा लेवल हाई करके अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट में आंसर लिखने का कोशिश करें। अपना जीएस का जो आंसर राइटिंग करते हो उतना तक ही सीमित नहीं रह जाना है। अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी अपना आंसर राइटिंग को बिल्डअप करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। एंड अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।